दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर चैप्टर नंबर 12 लेकर। दोस्तों चैप्टर का नाम है पौध प्रसारण की विधियां। हम आपको बता दें कि आज हम अध्ययन करेंगे पौध प्रसारण की जो विधियां होती हैं, प्रवर्धन की जो विधियां होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों एग्रोटेक स्टडी में आप कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको कहीं प्रॉब्लम आता है, किसी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आता है, तो हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप लोग कोई भी आपका डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों यह है चैप्टर पौध प्रसारण की जो विधियां हैं, यह चैप्टर 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और उसी के अनुसार हमने क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसकी शुरुआत कर ले। सबसे पहले क्वेश्चन है, प्रसारण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। दोस्तों प्रसारण होता क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो पौधों की वंश वृद्धि हेतु, वंश का मतलब आगे बढ़ाने हेतु, उनके बीज अथवा वानस्पतिक भाग का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना ही प्रसारण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में कि एक पौधे से अगर दूसरा पौधा बनाना है, तीसरा पौधा, बहुत सारे पौधे को तैयार करना है, तो वह तैयार करने की जो विधि है, बीज अथवा वानस्पतिक भाग से, वानस्पतिक भाग मतलब पौधे का कोई सा भी जड़, तना, आपका शाखा, पत्ती, कोई सा भी भाग हो सकता है, उससे नया पौधा तैयार करना ही प्रसारण कहलाता है। या तो बीज से आपका दूसरा पौधा बन जाएगा, या उसके किसी भी भाग से पौधा तैयार करना। और यह दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक प्रसारण और दूसरा अलैंगिक प्रसारण। हम जानते हैं इनके प्रकारों के बारे में, विस्तृत अध्ययन करते हैं आगे। तो सबसे पहले लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं, इसके गुण या लाभ लिखिए। देखो दोस्तों लैंगिक प्रसारण क्या होता है। पौधों की वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना लैंगिक प्रसारण कहलाता है। सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं, अगर आपको दूसरा पौधा तैयार करना है तो उसके बीज के द्वारा दूसरा पौधा तैयार किया। बीज मतलब आपने उसके बीज मिला, बीज से आपने दूसरा पौधा बोया, उससे दूसरा आपका बीज बोने के बाद दूसरा पौधा तैयार हो गया, तो आपका वो क्या है, वो आपका लैंगिक प्रसारण है। कहने का मतलब ये है, पौधों की वंश वृद्धि के लिए उनके बीज का उपयोग करके नया पौधा तैयार करना लैंगिक प्रसारण कहलाता है। किसके द्वारा, बीज के द्वारा। अब बात कर लेते हैं इसके गुण या लाभ के। दोस्तों आपको समझ में आई हुई लैंगिक प्रसारण क्या होता है, बीज के द्वारा ही दूसरा पौधा तैयार करना ही लैंगिक प्रसारण कहलाता है। गुण या लाभ की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का आकार बड़ा होता है। बिल्कुल, अगर बीज के द्वारा पौधा तैयार होता है, बीज के द्वारा दूसरा पौधा तैयार किया जाता है, तो उस जो आपका पौधा या वृक्ष होता है उसका आकार क्या होता है, आपका बड़ा आकार होता है। वृक्षों का आकार क्या हो जाता है, बड़ा होता है। दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा जो गुण है वो है, इस विधि द्वारा तैयार पौधों में प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल, ये आपके बीज द्वारा पौधे जब तैयार किए जाते हैं, वृक्ष तैयार किए जाते हैं, तो उनमें प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, कीटों से लड़ने की क्षमता, और भी अन्य चीज़ों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो इन पौधों में अधिक होती है। तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपको नई वैरायटी तैयार करनी है, जैसे आपका कोई भी पौधा है, कोई भी वृक्ष है, उससे नई विधि, नया पौधा, आप जाति तैयार करनी है, तो नई जाति तैयार का जो जातियां जो अलग बनाई जा सकती हैं, वो इससे इस विधि के द्वारा उसका विकास किया जा सकता है। क्योंकि उसके बीज तैयार किया और बीज के बाद उसको फिर बो दिया, तो आपकी नई वैरायटी तैयार हो सकती है। चौथा आपका है, इस विधि द्वारा तैयार वृक्षों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। बिल्कुल, बीज द्वारा जो पौधे या वृक्ष तैयार किए जाते हैं उनका जो जीवन काल होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। कैसा होता है, अधिक, मतलब आपके लंबे समय तक वो जीते हैं। समझ में आया होगा आपका लैंगिक प्रसारण किसे कहते हैं, और उसके गुण या लाभ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लैंगिक प्रसारण के दोष या हानियों की। दोस्तों क्वेश्चन बनता है, लैंगिक प्रसारण के दोष या हानियां लिखिए। या तो उसमें क्या दोष होते हैं या उनसे क्या हानि होती है लैंगिक प्रसारण से, उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। तो निम्नलिखित हानियां होती हैं। सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है कि इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। बिल्कुल, इस विधि से तैयार पौधों में फल क्या होते हैं, देर से आते हैं। बिल्कुल दोस्तों, टाइम लगता है। बीज आपने बोया, बीज होने के बाद 4 से 5 साल लग जाते हैं कोई भी पौधे में, उसे 4 से 5 साल, किसी में 3 साल। तो इतना समय लगने के बाद भी वो फूल और इसके बाद आपको फल प्राप्त होते हैं। तो कह सकते हैं इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों,
पौधों का आकार अधिक होने के कारण उनकी देखभाल करने एवं फलों की तुड़ाई करने में कठिनाई आती है। बिल्कुल सही बात है, पौधों का अगर आकार बड़ा होगा तो उनकी देखभाल करने में भी, उनकी सुरक्षा करने में भी और फलों को तुड़ाई करने में भी कठिनाई या समस्या आपको उत्पन्न हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस विधि द्वारा प्रसारण से पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना भी अधिक रहती है। क्या होता है दोस्तों, इस विधि द्वारा अगर दूसरा पौधा तैयार किया जाता है, इस विधि का मतलब लैंगिक प्रसारण या बीज द्वारा अगर दूसरा पौधा तैयार करते हैं तो उसके पैतृक गुणों बदल जाने की संभावना रहती है। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि उसकी जो फूल होते हैं उनमें जो आपका प्रसारण होता है उसमें अगर जो परागण की क्रिया होती है तो उस टाइम अगर किसी दूसरे के उसमें पोलन आ गए, मतलब उसके पराग आ गए, तो उसके जो गुण होते हैं, पैतृक गुण होते हैं, वो चेंज होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और संभावना उसकी अधिक रहती है। तो इस कारण कह सकते हैं कि इस विधि द्वारा प्रसारण से पौधों के पैतृक गुण बदल जाने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है। चौथा पॉइंट है, पौधों को आंधी तूफान से हानि की संभावना अधिक रहती है। बिल्कुल, पौधे क्या होता है दोस्तों, उनका आकार बढ़ जाने के कारण, आकार जब बढ़ जाता है तो आंधी या तूफान आते हैं तो टूटने का डर रहता है, शाखाएं टूट जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा पूरा का पूरा पौधा आपका वृक्ष है वो पूरी तरह से गिर जाता है आंधी तूफान से, उससे हानि की संभावना इसमें अधिक हो जाती है। दोस्तों ये थी लैंगिक प्रसारण की दोष या हानि। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं आगे पढ़ने से पहले कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको और जो वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। दोस्तों अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण किसे कहते हैं, इसका लाभ लिखिए। दोस्तों अलैंगिक या वानस्पतिक का जो आपके शॉर्ट भाषा में मतलब बता देता हूँ। अलैंगिक का मतलब है बीज के अलावा उसका कोई भी भाग से अगर दूसरा पौधा तैयार किया था तो उसी ही अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण कहते हैं। आप इसकी शॉर्टकट भाषा में परिभाषा समझ लीजिए, बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण कहलाता है। आपको सिंपल भाषा में समझ में आएगा। बीज हटा दीजिए, बाकी पौधे से आप जैसे जड़ से नया पौधा तैयार कर सकते हैं या आप तने से या उसके पत्ती से या शाखा से। कहने का मेरा मतलब है बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करना ही वानस्पतिक प्रसारण या अलैंगिक प्रसारण कहलाता है। अब बात करते हैं इसके लाभ या गुणों की। दोस्तों अलैंगिक प्रसारण का जो गुण लाभ है बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी भाषा में हम इसको समझ लेते हैं। इसकी फल तोड़ाई में सुविधा होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो आकार होता है वो छोटा होता है। जब आकार छोटा होता है तो इनको आप कह सकते हो फल तोड़ाई में सुविधा होती है, छोटी सी पौधे में फलाना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है, फल वृक्ष आकार छोटा होने से पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या अधिक होती है। बिल्कुल, क्या होता है, फल वृक्ष का जब आकार छोटा होता है तो पौधों की प्रति हेक्टेयर संख्या भी अधिक होगी, क्योंकि उनके पास पास में पौधे लगा सकते हैं। जब पास पास में एक दूसरे के पास में जब पौधे लगाए जा सकते हैं तो आप कह सकते हो कि पौधों की जो संख्या होगी वो आपकी अधिक हो सकती है प्रति हेक्टेयर। तीसरा पॉइंट है आपका, इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसी शाखा से जो शाखा काट कर लगाई जाती है, दूसरा पौधा तैयार किया जाता है, तो उसके जो गुण होते हैं, पैतृक गुण होते हैं, वो वैसे के वैसे ही आपके उसमें गुण पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि इनसे प्राप्त पौधों में पैतृक वृक्षों जैसे ही गुण पाए जाते हैं, क्योंकि दूसरे गुण इनमें आने के चांसेस कम रहते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों, इस विधि में बीमारी आदि अवगुणों को दूर किया जा सकता है। बिल्कुल, इस विधि के द्वारा बीमारी आपकी पौधों में लगती है वो, और कोई भी अगर उसमें अवगुण हो तो उनको इस विधि के द्वारा दूर किया जा सकता है। कौन सी विधि? अलैंगिक या वानस्पतिक प्रसारण के द्वारा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। आगे बात हम कर लेते हैं आपकी वानस्पतिक प्रसारण के अवगुण या हानियों की। वानस्पतिक प्रसारण के द्वारा कौन कौन से उसके अवगुण होते हैं और कौन सी आपकी उससे हानियाँ हो सकती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों इससे निम्नलिखित हानियाँ होती हैं। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं, पौधे का जीवन काल अपेक्षाकृत कम रहता है। बिल्कुल, पौधे का जो जीवन काल होता है बिल्कुल कम होता है, क्योंकि आपने मान के चलिए कोई 10 साल पुराना पौधा है, उससे शाखा काट करके उससे आपने कलम तैयार की और कलम तैयार करने के बाद आपने उसका जो जीवन काल होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपने पता नहीं कितने 10 साल पुराने पौधे का तो लिया ही है और उसका पूरा जीवन साल 15 साल का है, समझ ली सपोज दैट, तो 5 साल ही पूरा पौधा जीवित रहेगा।
दूसरा जो पॉइंट्स है वो है, इस विधि से नई प्रजाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। बिल्कुल दोस्तों, इसके द्वारा नई प्रजाति, अलैंगिक प्रसारण के द्वारा नई प्रजाति तैयार नहीं की जाती। कोई तरीका नहीं है जिससे आप, अगर ऐसे होने लगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी कमी है, अवगुण है ये आपका अलैंगिक प्रसारण का, कि नई प्रजाति नहीं तैयार की जा सकती है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह विधि सभी पौधों में संभव नहीं है। तो अलैंगिक प्रसारण है सभी पौधों में संभव नहीं है। बहुत सारे पौधे आपके कैसे होते हैं, जो जैसे केला है, तो केला में आप दूसरा पौधा कैसे वानस्पतिक प्रसारण नहीं कर सकते, या कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, केला में तो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनसे आप वानस्पतिक प्रसारण नहीं कर सकते हो। चौथा ऐसा पॉइंट है, इस विधि से अधिक व्यय होता है। बिल्कुल दोस्तों, इस विधि में खर्चा अधिक आता है, क्योंकि खर्चे इसलिए अधिक आता है क्योंकि काटना पीटना, उसको लगाना, उसकी सुरक्षा रखना, ये सब चीज़ें तो अधिक खर्चा आता है। काटने के लिए व्यवस्था करना, वो सारे 2-3 लोगों की आवश्यकता भी यहाँ पे पड़ती है। पांचवा जो पॉइंट है वो, इस विधि द्वारा प्रसारण करने हेतु दक्ष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। दक्ष का मतलब ये होता है कि हर कोई व्यक्ति ये प्रसारण नहीं कर सकता है। इसके लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पहले काम कर चुका हो, उसको नॉलेज हो इसके बारे में कि अलैंगिक प्रसारण कैसे होता है, तो वही व्यक्ति की आवश्यकता इस विधि में होती है। तो ये भी एक आपका हानि है। छठवां पॉइंट है, फल वृक्ष कमज़ोर होते हैं। बिल्कुल, आपका इस विधि के द्वारा प्रसारण से नया पौधा जो तैयार होता है वो आपका कैसा होता है, कह सकते हैं वो आपके कमज़ोर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा होगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लैंगिक प्रसारण एवं अलैंगिक प्रसारण में अंतर लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इसको पूछा भी जा चुका है। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन होने के बाद भी मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका लैंगिक प्रसारण, अगर आपने इससे पहले जो अध्ययन किया उनको अच्छी तरीके से समझ लिया तो आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं। लैंगिक प्रसारण में इस विधि से तैयार पौधों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। कहने का मतलब, इस विधि से तैयार जो पौधे होते हैं वो उनका जीवन काल अधिक होता है। और अलैंगिक प्रसारण की बात करें तो इस विधि से तैयार वृक्षों का जीवन काल कम होता है। सिंपल सी बात है कि इनका जो लैंगिक बीज द्वारा पौधे तैयार होते हैं उनका जीवन काल अधिक होता है, और बीज के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से तैयार पौधों का जीवन काल होता है वो आपका कम होता है। पहला पॉइंट्स आपको समझ में आया। दूसरे की बात करते हैं, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं। दूसरा पॉइंट आपने जाना, इस विधि से तैयार पौधों में फल देर से आते हैं, जबकि आपका जो अलैंगिक प्रसारण उसमें पौधों में फलन शीघ्र होने लगता है। तीसरा एवं लास्ट पॉइंट है दोस्तों, इस विधि से नई जातियों का विकास किया जा सकता है, जबकि आपका जो अलैंगिक प्रसारण होता है इस विधि से नई जातियों का उत्पन्न नहीं किया सकता। कहने का मतलब है, बीज द्वारा आप दूसरी जातियां भी बना सकते हैं, उत्पन्न की जा सकती हैं, लेकिन आप पौधे के अन्य भाग से कोई नई जाति उत्पन्न नहीं की जा सकती है। दोस्तों, आपको समझ में आया हुआ लैंगिक एवं अलैंगिक प्रसारण का जो अंतर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट यानी आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दाब कलम लगाने की विधि को समझाइए। विधि है, दाब कलम कैसे लगाया जाता है, उसको लगाने की जो विधि है उसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं समझिए। इस विधि में दोस्तों दाब कलम, मैं आपको आगे इसका चित्र बता दूंगा कि कैसे क्या चित्र होता है, अभी बस इतना समझ लीजिए कैसे क्या होता है। इस विधि में सबसे पहले परिपक्व शाखा का चुनाव करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, शाखा थोड़ी परिपक्व मतलब पकी हुई शाखा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो आपकी नरम शाखा हो, परिपक्व आपकी शाखा का चुनाव करते हैं। चुनाव करने के बाद जो आसानी से झुक सके इसे झुकाकर ज़मीन में दबा दिया जाता है। तो ऐसी होना चाहिए कि वो आपका जो पौधा है उससे जो शाखा है वो नीचे झुक सके, झुकने वाली शाखा होना चाहिए, और उसको झुका करके क्या करते हैं, ज़मीन में उसको दबा देते हैं। किसको, शाखा को जिस स्थान पर मिट्टी से दबाना हो, उसको जहाँ पर दबाया जाता है, यहाँ पर मिट्टी से दबाना हो, वहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर व्यास में शाखा का छिलका काट कर अलग कर दिया जाता है। बिल्कुल, जिस शाखा को जैसे मिट्टी में दबाया जा रहा है, नीचे उसको झुका करके, तो जहाँ पर मिट्टी चढ़ाई जा रही है उसके ऊपर, वहाँ पर उसको 2.5 सेंटीमीटर व्यास की शाखा जो है उसका छिलका ऊपर से हटा दीजिए। छिलका को काटकर अलग कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, इस क्रिया के कारण ऊपर के गतिमान कार्बोहाइड्रेट हार्मोन कटे हुए भाग के ऊपर इकट्ठे होने लगते हैं। बिल्कुल, ऐसा काटने से क्या होता है, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट है आपके, उसमें जो हार्मोन है वो उसके कटे हुए भाग के ऊपर एकत्रित होने लगते हैं। जब ऊपर ये आपके जो भोज्य पदार्थ कह सकते हैं, वो जब ऊपर एकत्रित होने लगते हैं तो क्या होता है, जिससे कटी हुई भाग पर जड़ें जल्दी निकलती, क्योंकि भोज्य पदार्थ वहाँ पर एकत्रित हो गया। तो भोज्य पदार्थ वहाँ पर एकत्रित हो जाएगा तो आपको पता है कि वहाँ से शाखा निकलने का जो चांस होता है
मतलब वहाँ से कटी हुई भाग से जड़ें निकलने का, शाखा तो नहीं, जड़ें निकलने का जो जल्दी से वहाँ पर निकलने लगती है और चांसेस बढ़ जाते हैं। 4 से 6 सप्ताह में जब शाखा के कटी हुई भाग में जड़ें विकसित हो जाती हैं, कितने में, 4 से 6 सप्ताह में जब शाखा के कटी हुई भाग में जड़ें विकसित हो जाएं तो शाखा को मात्र वृक्ष से अलग कर लेते हैं। बिल्कुल 4 से 6 सप्ताह जब लगते हैं उसमें जड़ें निकलने में, जड़ें निकल आए तो जैसे आपने वहाँ पर दबाया है ना, दबा से थोड़े से ऊपर से उसको काट लीजिए, मतलब मात्र वृक्ष मतलब मदर जो वृक्ष है उससे काट लीजिए। काट लेने के बाद यहाँ से जड़ें निकल जाती हैं तो उसको कहीं दूसरी जगह उसको रोप दीजिए, वहाँ से आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो आपको समझ में आया होगा दाब कलम लगाने की विधि को आपको मैंने कैसे समझाया, क्या क्या करना होता है, उस क्यों क्यों करना होता है। अब इसको थोड़ा सा आप फोटो समझ लीजिए कैसे कैसे क्या करना होता है। देखिए सपोज इधर दोस्तों बीच में जो पौधा है वो मूल पौधा है, मात्र वृक्ष है, और ये मिट्टी आपको दिखाई दे रही है। वहाँ से आपने ऐसी शाखा ली, जो झुका ली, झुका करके और उसको इधर की साइड देखिए, आप लेफ्ट साइड में आपको झुका करके उसको अलग किया, आपने झुका लिया और उसको वहाँ पर आपने उसकी छाल हटा दी और वहाँ पे आपने यहाँ पर आपने इधर के क्या किया, काट लिया, उसको अलग पौधा कर दिया। इस तरह से आपका ये दाब कलम था। अब बात करते हैं कलम या कर्तन लगाने की विधि। जब आपकी कटिंग होती है, कलम या कर्तन लगाने की जो विधि है, मेथड है, उसका वर्णन करते हैं दोस्तों। कटिंग कैसे होती है, कैसे आप लगाया जाता है और कैसे कैसे क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन लोग। दोस्तों कलम के लिए पेंसिल के बराबर मोटी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी पेड़ की पकी हुई स्वस्थ शाखा लेनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कलम के लिए पेंसिल के बराबर मोटी 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी पेड़ की पकी हुई स्वस्थ मतलब परिपक्व शाखा, स्वस्थ शाखा अपन को ले ली अपन ने शाखा। फिर कलम को काटते समय दोनों सिरों को तिरछा काटें, मतलब जो नीचे का सिरा है वो कैसा होना चाहिए, तिरछा काटें, और नीचे वाले सिरे के ठीक ऊपर कलिका एवं आंख अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल जो आप कलम ले रहे हो, किसी भी पेड़ से ले रहे हो तो स्वस्थ होना चाहिए, कलिका आपकी 15 से 20 सेंट लंबी होना चाहिए, और उस पर ध्यान रखें जहाँ से आप काट रहे हो तिरछा काटना चाहिए, मतलब 45 डिग्री का कोण कह सकते हैं। वहाँ पे जब काटा जाता है तो वहाँ ऊपर जो काटा भाग है उसके ऊपर जस्ट क्या होना चाहिए, आपकी कलिका जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलिका होना चाहिए। कितनी कलिका आप कह सकते हैं, कलिका नीचे कटे वाले से ऊपर कलिका एवं आंख कह सकते हैं होना चाहिए। कलम 2 से 2/3 भाग तिरछा करके ऐसे मिट्टी में उसको दबाना चाहिए जिसमें बालू का अंश। देखो अब उसको आपने काट लिया, तिरछा काटने के बाद आप दूसरा पौधा जब तैयार कर रहे हो तो उसको वहाँ पर आपको लगाना चाहिए, उस मिट्टी में आपको लगाना चाहिए, उस मिट्टी में बालू का अंश। देखो क्योंकि बालू अधिक होगी तो आपका वहाँ पर जो पानी है अवशोषित, आपकी जो शाखा है पानी को एवं भूमि में जो आपके पाए जाने वाले पोषक तत्व हैं उनको आपकी जो आपने कलम ली है वो अच्छी तरीके से उन पोषक तत्वों एवं पानी को अच्छे से अवशोषित कर पाएगी। इसलिए बालू होना अंश अधिक होना चाहिए। कटा हुआ भाग नीचे की तरफ हो। कलम वर्षा ऋतु में लगाई जाती है दोस्तों, ध्यान रखें। आपका जो कलम लगाई जाती है वो कहाँ लगाई जाती है, ध्यान रखें। वर्षा ऋतु में ये ज़्यादातर लगाई जाती है कि उस समय पानी देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि भूमि में आपकी नमी की मात्रा अधिक बनी रहती है। जब नमी की मात्रा अधिक बनी रहती है तो कलम से नया पौधा जो तैयार होता है वो जल्द ही हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यह है नींबू वर्गीय पौधे, अनार, अंजीर, गुलाब, अमरूद आदि पौधों में आपकी कलम या कर्तन जो है लगाई जाती है। ध्यान रखें ये पौधे आपके इनमें लगाए जा चुकी है, और नींबू वर्गीय पौधे हों चाहे अनार हो, अंजीर हो, तो इनमें सक्सेस भी आपकी अधिक रहा है आपका जो कलम लगाना। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि कलम किस तरीके से लगाई जाती है। अब बात करते हैं आपका कर्तन तथा दाब कलम में अंतर लिखिए। अगर आपने इन दोनों विधियों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो यह आपको अंतर पढ़ने में कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों इतना और बता देता हूँ, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कलम या कर्तन में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस विधि में जड़ें निकलने से पहले ही तने को काटकर अलग कर लिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जिस कलम को सबसे पहले काट लिया जाता है, कोई भी पौधा हो तो उसमें से काट करके और उस कलम को जो पेंसिल क्या कर रहे होती है उसको अलग कर लेते हैं। जबकि दाब कलम में क्या होता है, इस विधि में जड़ें निकलने के बाद उस भाग को मात्र पौधे से अलग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि उसको झुका कर लगाया जाता है और जब जड़ निकल आती है तब उसको अलग कर लिया जाता है पौधे को। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसमें पौधा तैयार करने में कम समय लगता है। आपका कलम से तैयार अगर आप पौधा करते हो तो इसमें आपका समय जो होता है बहुत कम लगता है, जबकि आप दाब कलम जो होता है इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, क्योंकि आपकी जड़ निकलती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, कलम में
इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे कमज़ोर होते हैं। कलम द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं या जो लगाए जाते हैं वो पौधे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं, जबकि दाब कलम के द्वारा जो पौधे उत्पन्न किए जाते हैं वो पौधे आपके इसकी अपेक्षा आपके मजबूत होते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा कलम और दाब कलम में जो अंतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट और है, चौथा पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपको डाउट होता है, चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी के कमेंट बॉक्स में या वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग हमसे पूछ सकते हो, या हमारे मोबाइल नंबर 7224002628 पर कॉल करके या आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। चौथे पॉइंट्स के बारे में हम इसके बारे में बात करते हैं। देखो, कलम का चौथा पॉइंट है, इसमें पौधे के भाग जैसे तना, जड़ आदि मात्र पौधे से अलग करके लगाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसमें जो पौधे होते हैं आपके कलम में, जैसे आपका तना से भी दूसरा पौधा तैयार कर सकते हैं, जड़ के द्वारा भी, वो आपके अलग करके लगाए। जबकि आपका जो दाब कलम होता है, इसमें क्या होता है, इस विधि में प्रारंभ में पौधे का भाग मात्र पौधे से जुड़ा रहता है तथा जड़ें निकलने के बाद उसे मात्र पौधे से अलग कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको उस विधि में बताया। तो दोस्तों ये था आपका कलम एवं दाब कलम में अंतर। अब बात करते हैं आगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो ये है कि कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है कि आप जब कलम लगा रहे हो तो कलम लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले निम्नलिखित आपको सावधानी रखना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि कलम की मोटाई, आप जिस कलम को ले रहे हो उसकी मोटाई पेंसिल की मोटाई के समान होनी चाहिए। आप जिस शाखा का चुनाव करते हैं उसका जो आकार है वो आपका पेंसिल की मोटाई के समान होना चाहिए, उसका जो परिपक्व होना चाहिए शाखा। दूसरा, जिस शाखा से कलम बनाई गई है, जिस शाखा से कलम बनाई गई है वह रोगों एवं कीटों के प्रकोप से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, भाई उसमें रोग नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार के कीट नहीं होने चाहिए उस शाखा में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रत्येक कलम में कम से कम 5 से 6 कलिकाएं होना चाहिए। प्रत्येक कलम में कितनी कलिकाएं होनी चाहिए, जो बर्ड कहते हैं उनको, तो वो कम से कम 5 से 6 कलिकाएं होनी चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सकें। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कलम की निचली काट सीधी तथा ऊपरी काट तिरछी होना चाहिए। बिल्कुल, कलम की निचली काट कैसी होनी चाहिए, सीधी, तथा ऊपरी काट कह सकते हैं वो कैसी होनी चाहिए, आपकी तिरछी होना चाहिए। दोस्तों ये था कलम लगाते समय कौन कौन सी आपको सावधानी रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों आज के लिए मैंने इतने ही क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। आपको कैसे लगे क्वेश्चन, कैसे आपका वीडियो लगा, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों उनका भी आपका फ़ायदा या भला हो सके। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, सभी जो भी दोस्त हमारे इस वीडियो से जुड़े हैं या जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए दोस्तों सभी चैप्टर हम आपका पूरा जो सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट कराएंगे। आपको पता है 10 चैप्टर आपके एलिमेंट ऑफ साइंस के हो चुके हैं, आपके 11 चैप्टर इसका क्रॉप प्रोडक्शन एलिमेंट आज का 12वां चैप्टर है दोस्तों, और लगभग 15 चैप्टर हम आपके एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट करा चुके हैं। आप लोग जितने भी चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़े हो तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के पूरे क्वेश्चन, पूरे चैप्टर आपके 22 पूरे जो आपकी ब्लूप्रिंट के अनुसार पूरे चैप्टर हमने तैयार किए हैं। कौन सा चैप्टर है, कितने नंबर का आ रहा है, उसी के आधार पर हमने पूरे चैप्टर तैयार किए, तो उसके अनुसार आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हो। दोस्तों कहीं भी किसी को डाउट होता है तो हमारे मोबाइल नंबर आपको हमने दे दिए हैं, 7224000268 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके भी आप लोग पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन हमको प्रॉब्लम है कहाँ पे, तो हम आपको उस अच्छी तरीके से आपको समझा देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।